Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, today we are here with a very important and very interesting topic, organism and population. Basically ये टॉपिक आपके इकोलॉजी का है. जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इकोलॉजी के अंदर आपको सब 3 यूनिट्स मिलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द यूनिट. नाउ अगर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपके सीबीएसई एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे. यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली इंटरैक्शन से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जो स्पीशीज इंटरैक्शंस होते हैं. फिर आपको ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. साथ ही सीयूईटी यूजी के लिए भी अगर आप अपियर हो रहे हैं तो वहां पे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं. सो दोनों ही मोड से अगर हम देखें, सीबीएसई हो या फिर सीयूईटी यूजी हो, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है. तो यहाँ पे आज इस सेशन में, जैसा कि आपको पता है, मैंने आप सभी के लिए सीबीएसई एंड सीयूईटी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. बिफोर दैट प्लीज शेयर दिस सेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाए. एंड यस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर. द वेरी फर्स्ट an important question: the interaction where one species benefits and the other remains unaffected is called. So question बहुत सिंपल है. आपसे यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दे दी गई है, राइट? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म. आपको बताना है उस इंटरैक्शन को हम क्या कहेंगे जहां पे एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा, दूसरे स्पीशीज को ना तो हार्म पहुंचेगा ना ही बेनिफिट होगा, मतलब वो अनअफेक्टेड रहेगा. अब आपको डेफिनेशन सोच के याद करना है कि ऐसा इंटरैक्शन जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म. अब देखो, म्यूचुअलिज्म नाम में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे होती है ना. तो म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म से अगर दूसरे को बेनिफिट हो रहा है तो उससे भी पहले वाले को बेनिफिट हो जाएगा. जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज करिए कि हमारे पास सपोज करिए कि 2 स्टूडेंट हैं. एक के घर में वाईफाई है और दूसरे के घर में मैं ये कह सकती हूँ कि लैपटॉप है. ठीक है, दोनों को ही क्लासेस देखनी है, ऑनलाइन क्लासेस दोनों को ही करनी है. जिसके घर में लैपटॉप है उसके पास लेकिन वाईफाई नहीं है, उसको डाटा लेना पड़ता है, राइट? एंड जिनके पास वाईफाई है उनके पास मोबाइल फोन है, तो क्लासेस उसमें उनकी क्लियर उनको नहीं दिख पा रही है. तो वो सोचते हैं कि काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं वहां से क्लासेस देख लेता. अभी वो दोनों फ्रेंड बन गए बाई चांस. अब जब वो फ्रेंड बने, आपस में डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अपना लैपटॉप लेके मेरे घर आ जाना, मैं वाईफाई कनेक्ट कर दूंगा, फिर हम दोनों मिलके साथ में क्लासेस देख लेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों को ही फायदा हो जाएगा. दोनों आपस में डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे, दोनों ने क्लास भी देख ली और अलग से ना उसको लैपटॉप खरीदना पड़ा ना उनको वाईफाई लेना पड़ा. तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर. तो यही चीज स्पीशीज में भी होता है, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे को बेनिफिट दे रहा है और उस वही और जिसको वो बेनिफिट दे रहा है वो भी उसको बेनिफिट दे रहा है. अगर बायो में आप एग्जांपल्स देखें तो जिसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं इसी को, जहां पे आपने एल्गी और फंगाई के बीच में रिलेशन देखा होगा, राइट? जिससे आपको क्या बन के आता है, लाइकेन्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो लाइकेन्स हैं ये आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जाम्पल हो गए. देन कमेंसलिज्म वो इंटरैक्शन है, स्पीशीज इंटरैक्शन है, जहां पे एक को दूसरे की वजह से तो फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक अगर मेरे से किसी को फायदा हो रहा है, राइट, बट उसकी वजह से मुझे ना तो हार्म पहुंच रहा है ना ही कोई फायदा हो रहा है, तो ऐसे इंटरैक्शन को कहा जाता है कमेंसलिज्म. आपसे क्या पूछा है कि एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो यहां पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कमेंसलिज्म हो जाएगा. एमेंसलिज्म में दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है. यहाँ पे जैसे एक को बेनिफिट हो रहा है ना, वहां पे क्या होगा, दूसरे को उसकी वजह से नुकसान होगा और जो पहला बंदा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पैरासिटिज्म में हो रहा है कि जैसे सपोज करो कोई पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स ने क्या किया, वो दूसरे होस्ट की बॉडी में गया, ठीक है, और उससे अपना न्यूट्रिशन लिया. तो पैरासिटिक
और पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसी की वजह से दूसरे स्पीशीज को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे कोई पैरासाइट अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को तो नुकसान हो रहा है, बट उस पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है ना, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो ग्रो कर रहा है, फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरासिटिज्म। So here the correct answer is your commensalism। जैसे अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल जो बुफेलो है उसके पीछे, उसके ऊपर ये अर्गेट्स बर्ड्स हैं। ये क्या कर रही हैं, ये बुफेलो के ऊपर बैठी है, इनके बॉडी से सारे जितने भी जर्म्स हैं, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह इनकी बॉडी पर होते हैं, ये इनको बड़े आराम से खा लेते हैं। इससे बुफेलो को क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इनको अपना खाना मिल जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड commensalism। Next question, the term population density refers to population density। density क्या होता है, डेंसिटी अगर आपने फिजिक्स में देखा होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ते हैं आप लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। दिस इज योर करेक्ट आंसर, पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया हमें। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी पर यूनिट एरिया में कितने स्पीशीज हैं, कितना पॉपुलेशन है, यही कहलाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। जैसे इस फिगर में देखिए, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितने भी स्पीशीज होते हैं, जितना भी पॉपुलेशन होता है, वही आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में, मैं यही कह रही हूँ, गारंटी आएगा, तो ये पढ़ के जाइएगा। ये जो ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ये दो टाइप के हमारे ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। व्हाट आर दे आर द ग्रोथ मॉडल्स। तो ग्रोथ मॉडल्स कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो कर्व बनता है वो जे शेप बनता है, राइट। और वही हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, यहाँ पे आपको एस शेप कर्व देखने को मिलेगा। तो ए का 2, बी का 1, कैसा कर्व मिलता है ये देखो, इस फिगर में आपको क्लियर होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखो, ये आपको जे शेप का कर्व दिख रहा है, राइट, ये कहीं ना कहीं जे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि हमारा जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक एस शेप का कर्व दिखता है। क्या मतलब होता है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ का, बहुत सिंपल है। देखो एक्सपोनेंशियली अगर हम कहते हैं कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ना, दैट मीन्स कि वहां पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड खाना है वहां पे, बस आओ खाओ ग्रोथ करते जाओ, ग्रोथ करते जाओ। तो मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे बस ग्रोथ हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो जो पॉपुलेशन है ना, वो एक्सपोनेंशियली बस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला है। जैसे अगर मम्मी घर में नहीं है तो आप क्या करोगे, दिन भर बस खेलते रहोगे, है ना, या फिर आप मोबाइल पे गेम देखते जाओगे, मोबाइल पे रील्स देखने लग जाओगे। तो ये क्या चीज है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप उस काम को कंटिन्यू रखते हो। उसी तरह अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो हमारा जो फूड रिसोर्स है वो हमारे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते रहेंगे और एक्सपोनेंशियली हमारा ग्रोथ होता रहेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ऐसा अप्रोच नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, इनिशियली जब हमारे पास फूड होता है, भर के फूड होता है, तो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा रिसोर्स खत्म होने लग जाता है, या कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, या रिसोर्स खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, इसी को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अब इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस पॉपुलेशन की। तो ये आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होते हैं। आई होप समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखो तो एक्सपोनेंशियल में आपका कोई भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर नहीं है, फूड रिसोर्स अनलिमिटेड है, ग्रोथ होता ही जा रहा है। लॉजिस्टिक में एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद फूड जो है अवेलेबल नहीं होगा, या फूड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिससे कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बीच में जो डिफरेंसेस है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कर्व याद रखना है, डायरेक्ट आपको कर्व से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको इनके डिफरेंसेस से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा शेप कर्व मिलता है आपको, जे शेप कर्व मिलता है। लॉजिस्टिक में कैसा मिलता है, एस शेप कर्व मिल जाता है, ठीक है।
अगर हम यहाँ बात करें एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स है, कोई लिमिट ही नहीं है, इतना खाना है कि बस ग्रो करते जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेस कितना है, लिमिटेड रिसोर्स है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, बस वो बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी है। बट यहाँ पे स्लो एज कैरिंग कैपेसिटी इज अप्रोच, जैसे ही रिसोर्स खत्म होने लग जाता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, वैसे ही वहां पे जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पहले बढ़ रहा है फिर स्लो हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। कैरिंग कैपेसिटी में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कैरिंग कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं है, लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें तो हमारे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ ऐसा एक्सपोनेंशियली होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। वही हमारे लॉजिस्टिक में ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो गया, ये एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, ऐसा नहीं है कि बस बढ़ते ही जा रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद क्या हो रहा है, ग्रोथ स्टॉप भी हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। असर्शन एंड रीजन, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स हो या फिर सीयूईटी यूजी हो, दोनों ही एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन एंड ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए सभी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीव्स, क्लियर है। डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वहां पे आपको जो प्लांट्स मिलेंगे ना, उन पे थिक क्यूटिकल होती है। रीजन क्या है, the thick cuticle reduces water loss through transpiration। जो ये थिक क्यूटिकल है ना, ये इसके होने का रीजन ये है कि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस नहीं होने दे रहा है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, देखो यहाँ पे ये टर्म ट्रांसपिरेशन समझना चाहिए, दो टर्म आप पढ़ोगे, ठीक है। एक आप पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन और दूसरा टर्म आप पढ़ते हो क्या, गटेशन। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ट्रांसपिरेशन होता है जब हमारा वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में आप ऐसे लिख दो, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। और वही गटेशन में हम क्या कहते हैं, यहां पे भी वाटर का लॉस होता है, ठीक है, पर यहां पे कैसे हो रहा है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहां पे जो वाटर का लॉस हो रहा है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को, क्या होता है ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन में। तो जो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं ना, वहां पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू, चूंकि वहां पे बहुत गर्मी है, राइट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जो भी लीफ में वाटर होता है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन कराता कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन कराने के लिए, स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक पोर होता है जो गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है, और इसी पोर्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, राइट, और हमारा वाटर वेपर का एक्सचेंज हो रहा है। सो अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेजर्ट के जो प्लांट होंगे, अगर क्यूटिकल थिक होगा, जो लेयर है वो थिक होगी, तो वाटर का लॉस नहीं होगा, स्टोमेटल पोर्स वहां पे बन रहेंगे और उसकी वजह से पानी बाहर नहीं जाएगा। दोनों करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। See here, this is the upper epidermis, this is the lower epidermis, ये आपकी क्यूटिकल है। तो यहाँ पे वाटर का ये जो पोर्स दिख रहा है ना, यही आपका स्टोमेटल पोर है। तो जब पोर ढका रहेगा, क्यूटिकल मोटा रहेगा, तो फिर क्या होगा, पानी का लॉस ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखो आपसे पूछ रहा है कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल लेता है, टॉलरेट कर लेता है। वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत गर्मी भी झेल ले रहा है और बहुत ठंडी भी झेल ले रहा है, मतलब हर तरह के टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पा रहा है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, यूरीहेलाइन और स्टेनोहेलाइन। अब देखो यहाँ पे थर्मल वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया है कि अगर टेम्परेचर पूछा है तो थर्मल आपका क्या है, टेम्परेचर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही आउट हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड दिया है,
हेलाइन। हेलाइन अगर वर्ड कहीं दिखता है तो ये आपका सॉल्ट से रिफ्लेक्ट करता है। हेलाइन हो गया, सेलाइन हो गया, तो ये आपके सॉल्ट से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दो ऑप्शन आपके निकल गए। अब यूरी और स्टेनोथर्मल में वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है उसको हम यूरी थर्मल कहते हैं। ठीक है, स्टेनोथर्मल जो है ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ये टॉलरेट करते हैं। उसी तरह यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन क्या होता है? यूरी हेलाइन होता है जब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है। ठीक है, स्टेनो हेलाइन में क्या है? जब नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ? आपको यहां बताना है कि कौन सा वो इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। dn by dt rn, dn by dt rn 1 minus nk, dn by dt rn into k, dn by dt k। तो देखो हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वहां पे आपने एक चीज देखा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में एक टर्म आया था कैरिंग कैपेसिटी जो एक्सपोनेंशियल में नहीं था। ठीक है, अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dn by dt इज इक्वल टू Rn। यहाँ पे कोई भी कैरिंग कैपेसिटी की बात नहीं चल रही है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो dn by dt Rn 1 माइनस nk, ये जो पूरा टर्म है ना, ये आपका टर्म बताता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होना शुरू कर देगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। सो ये वाला जो पूरा टर्म है ये आपका यही सिग्निफाई कर रहा है। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ योर लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा वो पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन। कम ऑन, क्योंकि एवरीवन जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर है। अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल मैच करना है। देखो कमेंसलिज्म में अगर हम देखें, राइट, तो कमेंसलिज्म में क्या आ जाएगा? एपीफाइट्स ऑन ट्री। एपीफाइट्स ऑन ट्री का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो ट्रीज होते हैं उन पे ये छोटे छोटे एपीफाइट्स चढ़े होते हैं। एपीफाइट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ के और फूड अपना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करते हैं। तो ये जो एपीफाइट्स होते हैं ना, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर ये ग्रो करते हैं और वहां से ये सनलाइट लेते हैं। सो दे आर द एपीफाइट। कमेंसलिज्म, जिससे ट्री को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ट्री की वजह से, ट्री की हाइट की वजह से इनको फायदा जरूर हो रहा है। पैरासिटिज्म क्या होता है? कस्कुटा ऑन होस्ट प्लांट। कस्कुटा क्या है? देखो पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपके पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो यूजुअली हमारे सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन कौन से हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं? एक होता है हमारा पैरासिटिक प्लांट, दूसरा होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, और तीसरा होता है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट। थर्ड इज योर सेप्रोफाइटिक प्लांट। तो अभी यहाँ क्या है? पैरासिटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो ये वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कस्कुटा हो गया, देवदार हो गए, राइट। ये क्या करते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ेंगे। जब आप इनकी स्टेम को देखेंगे ना, तो इनकी स्टेम पे आपको इस तरीके से कुछ टीथ जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो दूसरे स्टेम से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करते हैं। म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है ये आपके फंगस और
प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो, कि जो फंगस है वो क्या करता है, सॉइल से प्लांट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता है और बदले में प्लांट से फंगस क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन, अपना कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले लेता है। प्रीडेशन, टाइगर हंटिंग डियर, तो प्रीडेशन क्या हो रहा है कि शिकारी शिकार कर रहा है, टाइगर ने डियर का हंट किया, दिस इज कॉल्ड प्रीडेशन, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, ये सभी करेक्ट मैच है। Which of the following is an example of facultative mutualism? फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब हुआ, देखो फैकल्टेटिव, हमेशा जब भी आपको वर्ड फैकल्टेटिव आता है ना, इसका मतलब कि ओके वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का मतलब हुआ कि जब दोनों साथ में हैं तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन जब दोनों अलग अलग हैं तो भी वो अपना इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई तुम मेरे साथ रहोगे तभी पॉसिबल है रहना, अदरवाइज नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, फिग एंड वास्प, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश, ऑर्किड एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। तो यहाँ जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। तो अभी देखो जो सी एनिमोन और क्लाउन फिश है ना, इनके बीच में फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि it is a non-obligatory interaction where both species benefit but can survive independently। दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट होगा, बट अकेले अकेले भी सरवाइव करेंगे। जैसे क्लाउन फिश, ये हमारी क्या है, सी एनिमोन के टेंटिकल्स है, तो क्लाउन फिश को इसके अंदर रहने के लिए जगह मिल जाता है, बड़े आराम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है बड़ी फिशेस से, ठीक है। बदले में ये क्या करती है, सी एनिमोन को क्लीन करती है, इनके ऊपर जो भी जर्म्स, मतलब आप कह सकते हैं जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये इनको खा लेते हैं। साथ ही में ये क्या करते हैं, ये इनके लिए प्रे अट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि सी एनिमोन को भी अपना फूड मिलता रहे। तो दोनों साथ में एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। The logistic growth model differs from the exponential growth model because it includes which of the following factor? Now I think कि आप सब इसका आंसर अब तक दे दिए होंगे। ये बहुत अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल मॉडल में अंतर क्या है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंस है ना। हमारे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। Which of the following factors can influence पॉपुलेशन साइज? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा वो फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करेगा, राइट। पॉपुलेशन साइज, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ऑल ऑफ द एबव। पॉपुलेशन साइज का मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, राइट। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये कोई एरिया है और यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, दिस इज व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन साइज। इमाइग्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा? इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अब मान लो बाहर से और भी लोग आकर के अंदर रहने लग गए, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इमाइग्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा? अब ये लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे, ये बाहर जाने लग गए, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो ये भी अफेक्ट कर रहा है साइज को। नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर डेथ रेट और बर्थ रेट ज्यादा होने लग जाए, या तो बहुत सारी डेथ होने लग जाए या तो बहुत सारा बर्थ होने लगे, तो वो भी पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज डायापॉज इन एनिमल? एनिमल्स में डायापॉज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायापॉज? देखो पॉज से समझ में आ गया कि भाई कुछ तो यहाँ पे रुकावट हो रही है ना, थोड़ी देर के लिए स्टॉप, जैसे हम लोग करते हैं ना पॉज। बचपन में एक गेम आपने खेला होगा, चलते चलते स्टॉप पॉज, तो ये वही वाला है। डायापॉज आपका बताता है कि
डेवलपमेंटल अरेस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब दिख रहा है कि भाई टेम्परेचर हमारे मन मुताबिक नहीं है, सोर्स ऑफ फूड नहीं है हमारे पास, राइट, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेवलपमेंट नहीं होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपना डेवलपमेंटल का प्रोसेस क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, कि जब फिर से न्यूट्रिशन आएगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, तो फिर से अपना डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल डायापॉज. Which biome is characterized by permafrost? देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बहुत अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे, अगर एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो. नाम इसके टर्म्स में ही आपको आंसर मिल जाएंगे. परमाफ्रॉस्ट, अब देखो फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, आइस जम जाती है, राइट. परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली वहां पे आइस जमी हुई है. तो यहाँ पे टुंड्रा रीजन जो होता है वहां पे आपको क्या मिलेगा, परमाफ्रॉस्ट मिलेगा. देखो ये वो एरिया है, ये वो फ्रॉस्टेड एरिया है ना, राइट, जहां पे कंप्लीटली परमानेंटली फ्रोजन लेयर होता है. यहाँ पे कभी कोई प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, आइस की पूरी ये लेयर यहाँ पे इतनी दूर जमी हुई. बाकी देखो यहाँ पे ट्री दिख रहा है, यहाँ पे पानी दिख रहा है, बट ये जो पूरी एरिया है ना ये पूरा परमाफ्रॉस्ट कहेगा. तो ये ऐसा जगह हमें टुंड्रा बायोम में देखने को मिलता है. An example of a stenohaline organism is, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका टर्म समझाया था, स्टीनोहेलाइन, यूरीहेलाइन, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, याद आ रहा है, स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड. यहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल बताने हैं. स्टीनोहेलाइन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट करता है. नैरो रेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर सैलिनिटी एक्सट्रीम हो गई, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो गया या बहुत ज्यादा सॉल्ट कम हो गया, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा. नैरो रेंज का ही सैलिनिटी मतलब वो टॉलरेट करता है. तो यहाँ पे हमारी जो गोल्ड फिश है, जिसको आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, ये जो गोल्ड फिश है ये आपकी स्टीनोहेलाइन होती है. बहुत ज्यादा सॉल्ट सोल्यूशन में ये आपको नहीं मिल पाएंगे. Next, plants in arid region have sunken stomata, right? Plants जो हमारे arid region में रहते हैं वहां पे होता है sunken stomata. Sunken stomata reduce water loss by transpiration. अब ये जो sunken stomata है ये water का loss कर रहे हैं, कैसे, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. तो ऑब्वियसली दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आपको पहले मतलब समझना होगा कि सनकन स्टोमेटा होता क्या है. ठीक है, यूजुअली जो हमारा स्टोमेटा होता है ना वो कहाँ होता है, लीफ के सरफेस पे होता है. जो लीफ का लोअर सरफेस होता है ना, जैसे सपोज मेरा ये हैंड लीफ है, ठीक है, ये ऊपर वाला डॉर्सल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, वेंट्रल सरफेस हो गया लीफ का. तो हमेशा जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं आपको नीचे सतह में, पत्तियों के निचले सतह में मिलेंगे. अगर ऊपर हुए तो क्या दिक्कत हुई, सनलाइट डायरेक्ट ऊपर पड़ती है तो बहुत जल्दी जल्दी सारा वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट से, इसीलिए ये नीचे को होते हैं. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल स्टोमेटल पोर जो हमारे लीफ के सरफेस पे हो रहे हैं. सनकन स्टोमेटा जो होता है ये एपिडर्मिस पे अंदर की ओर जाकर के थोड़ा सा पिट बना लेता है, जिससे कि वाटर का लॉस और भी कम हो. तो जो डेजर्ट एरिया हो गए, ड्राई रीजन हो गए, एरिड रीजन हो गए, वहां पे आपको जो लीव्स मिलती है ना उसमें सनकन स्टोमेटा मिलता है. रीजन वही है कि ये क्या करते हैं, वाटर का लॉस बचाते हैं. ठीक है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज बताइए, कीस्टोन स्पीशीज का क्या इकोलॉजिकल रोल होगा. देखो कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं ना ये हमेशा इंडिकेटर टाइप के होते हैं. मतलब अगर वो नहीं है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके होने या ना होने से आपके इकोसिस्टम पे फर्क पड़ रहा है, वही कीस्टोन है. जैसे सपोज हमारे टाइगर हैं, अगर फॉरेस्ट में टाइगर नहीं रहे
तो क्या होगा, जितने भी हमारे हर्बीवोर्स है उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो जितने भी हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका पॉपुलेशन कम होता जाएगा, क्योंकि वो उनको ग्रेज करते रहेंगे, खाते रहेंगे, और हर्बीवोर्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल एक टाइगर के ना होने से इकोसिस्टम फॉरेस्ट का गड़बड़ा जाएगा। बस वही चीज है की स्टोन स्पीशीज, तो स्पीशीज दैट डिटरमाइन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर and function. So this will be the correct answer. What is the primary source of energy for organism living near hydrothermal vent? So आपको बताना है कि जो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं उनके पास क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो देखो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो दे प्रिपेयर देयर फूड वाया कीमोसिंथेसिस। ठीक है, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि केमिकल्स के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, केमिकल जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनसे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और कीमोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं एंड दे सर्वाइव। व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल? तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो था हमारा वही और लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल, अब आपको याद हो गया होगा, राइट? तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में आर क्या बता रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय आर? जैसे आपने फॉर्मूला देखा था ना, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन। तो ये जो आर है ना, ये आपका बताता है b माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये आपका बता रहा है आर। सो हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। Which condition is required for exponential growth to occur in a population? अब इसका आंसर आप लोग फटाफट से मुझे दीजिए कि क्या कंडीशन चाहिए किसी भी पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने के लिए। क्विकली एवरीवन, लिमिटेड रिसोर्स, नो कंपटीशन एंड अनलिमिटेड रिसोर्स, हाई प्रेडेशन प्रेशर, कैरिंग कैपेसिटी इज रीच्ड। देखो ये यही फायदा होता है जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो स्लोली आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे दिया जाए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो कॉम्पिटिशन एंड अनलिमिटेड रिसोर्स। ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल में जब कॉम्पिटिशन है नहीं, अनलिमिटेड खाना है, तो पॉपुलेशन तो यूं बढ़ेगी ही। इन एन इकोसिस्टम, organism that can regulate their body temperature and are termed as, what do you mean by that? एक इकोसिस्टम में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो नाम से ही आपको आंसर तो मिल गया होगा, बट इसका मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है, रेगुलेट कर रहा है तो यस ऑब्वियसली रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब ये हुआ कि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हीमोस्टेसिस कर रहा है, उसके होम्योस्टेसिस कर रहा है। सॉरी, होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है ना अपने आप को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बाहर मौसम अगर गर्म है तो अपने आप को देख लेगा कैसे हमें रहना, ठंडा है तो अपने आप को देख लेगा कैसे रहना। तो ये रेगुलेट करना होता है रेगुलेटर। जो हमारे कॉन्फर्मर्स होते हैं ना, ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे कांट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। हाइबरनेटर्स तो वही हो गए जो हाइबरनेशन में चले गए, अडेप्टर जो अडेप्ट कर लिए। कॉन्फर्मर दे कांट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जबकि रेगुलेटर जो है वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रेगुलेट करके रखते हैं कि बाहर कैसा भी मौसम हो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो यही रहेगा। Which of the following is an example of estivation? Yes, estivation का क्या example है? Frog hibernating in winter, snake hiding underground in summer, bear undergoing winter sleep, and fish migrating upstream. देखो estivation का मतलब यही हो गया कि हमारा जो समर का सीजन होता है, उस समर में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए ना छुप जाते हैं, राइट? तो जैसे हमारे स्नेक अपने आप को अंडरग्राउंड में हाइड कर लेते हैं जमीन के नीचे ड्यूरिंग द समर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एस्टिवेशन, राइट? So these are some of the questions guys related to your organism and population.
टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है अपने बुक से, तो अब एक बार रीड करना। ये सारे टर्म्स पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद दोबारा जब आप बुक पढ़ेंगे ना, आपको सब समझ में आएगा। एंड यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम एज वेल। तो कोशिश कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियो, स्टे ट्यून विथ मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।